हेलो बच्चों, कैसे हो सब? क्या आपकी छुट्टियां अच्छी चल रही हैं? तो चलिए, छुट्टियां चल रही हैं इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप पढ़ोगे नहीं, है ना। आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, अपनी छुट्टियां एंजॉय भी करना, पढ़ाई भी करना, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपका टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है। तो अपने आप को तैयार कर लो, ठीक है। चलिए, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी एकीकरण। ठीक है, इससे पहले हमने जो देखा है इटली एकीकरण, आई थिंक लगभग हमारा कंप्लीट हो चुका है। और मैं विश्वास करूंगी आप पे कि इस बार एग्जाम में अगर इटली एकीकरण से किसी प्रकार का क्वेश्चंस आएंगे तो वह आप कर लेंगे। और जैसे ही हम जर्मनी एकीकरण भी खत्म कर लेंगे, मेरा एक और स्टेप आगे बढ़ते हुए हम आप पे विश्वास करेंगे कि आप जर्मनी एकीकरण के क्वेश्चंस को भी अच्छे से करेंगे, चाहे वह आपके सब्जेक्टिव में लघुत्तरीय हो चाहे दीर्घोत्तरीय हो, है ना। लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, आप हर प्रकार के क्वेश्चंस करने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग शुरू करेंगे जर्मनी का एकीकरण। कुछ बच्चे बहुत दिन से वेट कर रहे हैं जर्मनी एकीकरण के लिए। तो चलिए, हम आज शुरू करेंगे अपने जर्मनी एकीकरण को, ठीक है। जर्मनी एकीकरण से पहले हम थोड़ा समझेंगे कि आखिरकार जर्मनी एकीकरण को प्रेरित करने वाले कारण क्या रहे हैं और कारण के अलावा आखिरकार इसकी बाधाएं क्या रही हैं। आज के इस वीडियो में हम एकीकरण को नहीं समझेंगे, हम एकीकरण से पहले के स्टेप को, कि आखिरकार एकीकरण क्यों जरूरी है, एकीकरण करने वाले जो कारक हैं वह कौन कौन से कारक हैं जिसकी वजह से जर्मनी में एकीकरण की मांग उठती है। और यह जब मांग उठती है तो आखिरकार बाधाएं क्या हैं, क्या क्या बाधा आ रहा है ना, क्या क्या रोकने वाले तत्व आ रहे हैं जिसके कारण जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम 2 पॉइंट को समझने वाले हैं कि प्रेरित करने वाले कारक क्या रहे हैं, और दूसरा हम समझेंगे कि आखिरकार बाधाएं क्या हैं, ठीक है। चलिए, जर्मनी के एकीकरण को प्रेरित करने वाले कारण में आप जो सबसे पहला देखिएगा कि आपको पता है राष्ट्रवाद चल रही है, राष्ट्रवाद का विचार का विकास हो रहा है, उसका प्रसार हो रहा है ना। तो आपको पता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद है, कहाँ पे हो रही है, यूरोप में। और जर्मनी कहाँ है, यूरोप में ही है। तो सीधी सी बात है कि अगर यूरोप में राष्ट्रवाद हो रहा है, कहाँ पे, यूरोप में अगर राष्ट्रवाद हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि यह कहीं ना कहीं जर्मनी में भी राष्ट्रवाद होगा। होगा कि नहीं होगा, है ना। तो यूरोप में तेजी से राष्ट्रवाद के विकास के कारण कहीं ना कहीं आपका जर्मनी में भी राष्ट्रवाद होगा, ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर है आपकी? बिल्कुल, आपका बात क्लियर है। दूसरा इसको प्रेरित करने का कारक ये है नेपोलियन। कौन है दूसरा कारक? नेपोलियन है। पहला आपका कारक कौन है? राष्ट्रवाद है, और दूसरा नेपोलियन है। नेपोलियन, आपको पता है यूरोप के लगभग हर एक क्षेत्र में नेपोलियन अपना प्रभाव प्रभावित करता है, यानी कि अपना शासन करता है। लगभग हर एक क्षेत्र में यह शासक बन के जाता है ना। तो जहाँ भी जाता है एक नया नियम कानून लेके आता है, लोग इसके कानून से काफ़ी प्रभावित होते हैं, खुश भी होते हैं, बशर्ते बाद में इसका विरोध भी होने लगता है। लेकिन ये जो भी नियम कानून लेके आता है उससे लोगों में राष्ट्रवाद की भावना भी बढ़ती है और देश प्रेम भी बढ़ता है ना। तो जर्मनी एकीकरण को प्रेरित करने वाले कारण में सबसे पहला है राष्ट्रवाद का तेजी से विकास। दूसरा है आपका नेपोलियन का प्रभाव, क्योंकि नेपोलियन यूरोप के लगभग सभी क्षेत्रों में लगभग एक बड़ा हिस्सा में शासन करता है, और जहाँ भी जाता है एक नया नियम कानून अपनी नेपोलियन संहिता लागू करता है, समान नियम कानून लागू करता है, जिससे जनता में जागरूकता आती है, जनता काफ़ी राष्ट्रवादी उनके अंदर विचार भी आता है, ठीक है। इतनी बातें आपका क्लियर है। तीसरा आखिरकार कारक क्या है जिससे जर्मनी एकीकरण होगा? तो तीसरा कारण ये है जलवेराइन की स्थापना। देखिए, सबसे पहले समझने वाली बात ये है कि जो आप जर्मनी देख रहे हैं, आप देखो जर्मनी देखो, ठीक है। आप प्रशा देख रहे हैं, ठीक है, और जर्मनी का अलग अलग क्षेत्र है, ठीक है। हैनोवर आप समझेंगे, कहीं हम आपको ये समझाएंगे। प्रशा है, हैनोवर आएगा, होल्स्टीन आएगा, है ना, दक्षिण जर्मनी आएगा, बहुत सारे क्षेत्र जर्मनी के अलग अलग आएंगे, ठीक है।
समझने का कोशिश ये करिएगा कि ये जितने भी आप छोटे-छोटे क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये सारे क्षेत्रों में एक वस्तु का अलग-अलग मूल्य है। ना सिर्फ मूल्य अलग है, बल्कि हर एक क्षेत्र की जो मुद्रा होती है, क्या होती है? मुद्रा। और सारी मुद्राएँ भी अलग हैं। कितनी इंटरेस्टिंग बात है ना? अब एक बात बताना, हम मान लेते हैं कि जर्मनी का एक क्षेत्र है ए। क्या नाम है इसका? ए है। और एक क्षेत्र है जिसका नाम है बी। और ए क्षेत्र का व्यक्ति जाता है बी क्षेत्र में, तो क्या उसके ए वाले के पास जो मुद्रा है वह क्षेत्र बी में चलेगा क्या? नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, है ना? ठीक है, तो नहीं चलेगा। तो क्या ये आपस में एक दूसरे से कनेक्शन बना पाएंगे? क्या इनके अंदर लगाव आएगा? नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही इनकी ये आर्थिक रूप में एक होंगे, यानी समान मुद्रा अगर चलेगी, इनके यहाँ अगर समान मुद्रा चलती है, कैसी मुद्रा चले? समान। हर जगह वस्तु का जो मूल्य होता है वह समान है, यानी कि व्यक्ति क्षेत्र ए का व्यक्ति क्षेत्र बी में जाकर के अगर अपनी वस्तुओं को बेच पाता है, क्या कर पाता है? बेच पाता है अगर, तो कहीं ना कहीं ये दोनों क्षेत्र के लोग एक दूसरे से कनेक्शन बना पाएंगे, यानी कि इनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना आएगी, इनके अंदर लगाव आएगा, है कि नहीं? ठीक है, इतनी बातें आपका क्लियर है? जी बिल्कुल क्लियर है। अब जरा समझना, जलवेराइन की स्थापना क्या है? जलवेराइन का स्थापना यानी कि यह एक आर्थिक संघ है। क्या है? यह एक आर्थिक संघ है। आर्थिक संघ है, ठीक। यह काम क्या करता है? जलवेराइन जो है यह व्यापारियों का संघ है, एक आर्थिक संघ है। किसका संघ है? व्यापारियों का। ठीक है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा यह किसका संघ है, तो व्यापारियों का संघ है। यह एक आर्थिक संघ है और इसका काम क्या है भाई साहब? तो इसका काम है हर एक क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना, हर एक क्षेत्र में मुद्रा समान करना, आर्थिक उन्नति करना, व्यापारियों में एकता बनाना, ये सब काम है जलवेराइन की, है ना? यह एक व्यापारियों का एक संघ है। यह हर एक वस्तु का मूल्य का समान निर्धारण करते हैं, समान मुद्रा चलाते हैं। तो जलवेराइन की स्थापना से कहीं ना कहीं इनके अंदर आर्थिक लगाव आया, है ना? यानी जर्मनी के लोगों में वे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाए अपने को, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाकर के अपनी वस्तुओं को बेचा इन्होंने। तो जलवेराइन की स्थापना से भी उन्होंने कहीं ना कहीं एकीकरण हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है 1830 और 1848 की क्रांति। इस क्रांति ने तेजी से राष्ट्रवाद की भावना बढ़ाई। जर्मनी के लोगों को यह बताया कि अपना शासन होना, गणतंत्र होना अनिवार्य है, हम राजतंत्र के बस में नहीं रह सकते हैं, है ना? ठीक है, तो इस क्रांति का भी इस पे प्रभाव पड़ा, जिससे जर्मनी में एकीकरण हुआ। 5 नंबर आप देखेंगे, एक और संगठन की स्थापना होती है जिसका नाम है ब्रोसेनसैफ्ट। क्या नाम है इसका? ब्रोसेनसैफ्ट। यह जो संगठन है, यह है आपका शिक्षकों और छात्रों का संस्था है। इन्होंने शिक्षक और छात्रों ने मिल करके एक संगठन स्थापित किया जिसका नाम है ब्रोसेनसैफ्ट नाम है। क्या नाम है इसका? ब्रोसेनसैफ्ट नाम है। इस संगठन का काम है राष्ट्रीय एकता आंदोलन करना, हर जगह मिलना, आंदोलन करना, एकता लाना, लोगों को जागरूक करना, ब्रोसेनसैफ्ट का काम है। तो लोगों में तेजी से एकता स्थापित करने का काम करेगा। तो ब्रोसेनसैफ्ट की भी स्थापना कहीं ना कहीं एकीकरण को प्रेरित करने के कारक है। एक और कारण है जिससे जर्मनी एकीकरण एक्चुअली संभव हो पाता है, वह व्यक्ति है बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने जो नीति अपनाई, बिस्मार्क ने जो कूटनीति अपनाई अपनी, कहीं ना कहीं उसकी वजह से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया है। एक बार फाइनली हम फिर से समराइज करेंगे कि जर्मनी एकीकरण को प्रेरित करने वाले कारक क्या हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं, हो सकता है लघुतरीय या दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस में। तो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन लघुतरीय है या दीर्घोत्तरीय है। अगर लघुतरीय है तो आप लिखना, जर्मनी एकीकरण को प्रेरित करने के कारक इस प्रकार हैं। सबसे पहला कॉमन सा है जो आपके दिमाग में चलेगा कि राष्ट्रवाद की भावना का अगर विकास होगा तो एकीकरण डेफिनेटली होने वाली है
है ना। तो राष्ट्रवाद का विकास होगा तो एकीकरण संभव होगा। दूसरा, नेपोलियन लगभग हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपना शासन करता है और यह जहाँ भी शासन करता है वहाँ के लोगों में जागरूकता आती है, क्योंकि समान नियम कानून की बात होने लगती है वहाँ। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे एकीकरण को प्रेरित करने का कारक पूछे तो ये दोनों को अपने दिमाग में रख लेना, कि राष्ट्रवाद का विकास और दूसरा नेपोलियन का प्रभाव। अगर इसके अलावा, ठीक है, अगर आपसे दीर्घोत्तरीय में पूछ दे तब आप सेंटेंसेस में लिखना कि जर्मनी में ज़ेल्वेराइन नामक एक संस्था की स्थापना हुई, जो व्यापारियों का संघ था, जिसका काम था मुद्रा समान करना और हर एक क्षेत्र में वस्तु का मूल्य समान कर देना, जिससे लोगों में आर्थिक उन्नति भी हुई, लोगों में एकता भी स्थापित हुआ। ठीक है, इसके अलावा दीर्घोत्तरीय में ही लिखना, 1830 में जो फ्रांस में क्रांति होती है, 1848 में जो क्रांति होती है, उसका कहीं ना कहीं प्रभाव भी इस पे पड़ा है। ठीक है, 5 नंबर का क्या कहोगे? फिर से अगर और एक्स्ट्रा 4 में तो इतना हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन अगर और अच्छा लिखने का मन करे तो तुम कर सकते हो। ठीक है, ब्रुसेल्स एक्ट वाला लिख लेना। ब्रुसेल्स एक्ट की स्थापना, ये आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जाएगा, है ना। हो सकता है एमसीक्यू क्विज जो आ रहा है आपका समर क्विज, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप कमेंट करके बताना कि ब्रुसेल्स एक्ट की स्थापना किसने की है। तो शिक्षकों और छात्रों ने। इसका उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता आंदोलन को आगे बढ़ाना। ठीक है, इस नीति को, इस एकीकरण को प्रेरित करने का और एकीकरण पूर्ण करने का काम बिस्मार्क का है, बिस्मार्क की नीतियों का है, बिस्मार्क का कूटनीति का है। तो ये रहा समराइज, आप ओवरऑल याद कर लेना। ठीक है, आपसे यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन 2 बनने वाले हैं, एक ज़ेल्वेराइन से और दूसरा आपका ब्रुसेल्स एक्ट से। तो इसे ध्यान से अच्छे से याद करना, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और समर क्विज में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके टेस्ट में भी पूछे जा सकते हैं, कहीं पे भी। आगे, अब जर्मनी के एकीकरण में आखिर बाधा क्या है? आखिरकार क्यों जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा है? क्या बाधा है? तो बाधा आपको पता है क्या ना, है ना। क्या पता है भाई कि ये जो जर्मनी है यह छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। पहला चीज, जर्मनी क्या है? छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है। ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्र में क्या ये विभाजित है, यानी इसका भौगोलिक विभाजन है। क्या इसका भौगोलिक विभाजन है? न सिर्फ विभाजन है बल्कि हर एक क्षेत्र में अलग अलग शासक है, अलग अलग शासक है। और ये शासक कैसा है भाई? शासक तो यह एक विदेशी शासक है। कैसा शासक है? विदेशी शासक है। यहाँ आपकी दो बातें क्लियर हो रही हैं, यहाँ आपकी दो बातें क्लियर हो रही हैं कि एकीकरण में पहला बाधा तो ये है कि जर्मनी का भौगोलिक विभाजन है। जर्मनी छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है ना। अब छोटे छोटे क्षेत्रों में विभाजित है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसका सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, लोगों में एकता नहीं है। लोगों में कैसी विभिन्नताएं हैं भाई? तो सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नता है, उनके अंदर एकता की कमी है। ठीक है, इसके अलावा भौगोलिक विभाजन तो है ही, और उस विभाजन के जो अलग अलग क्षेत्र हैं उस पे शासन किसका है? तो विदेशी देशों का। किसका है? विदेशी देशों का। यानी जर्मनी में विदेशी हस्तक्षेप है। किसका है? विदेशी हस्तक्षेप है। इसकी वजह से भी एकीकरण होने में बाधा देखी जा रही है। चौथा जो कारण है, बाधा है, वह ये है कि राष्ट्रवाद का जो विचार है फैल तो रहा है, लेकिन हर एक व्यक्ति के पास यह तेजी से नहीं जा पा रहा है। ये लोगों में कमी है। तो राष्ट्रवाद के कमी के कारण भी कहीं ना कहीं आपका ये देखा जा रहा है कि बाधा आ रही है। ठीक है, पांचवा आप देखेंगे, आपको जैसे हमने कहा कि अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग क्षेत्रों में वस्तु के मूल्य अलग हैं, मुद्रा भी असमान है। ठीक है, वस्तु के मूल्य भी अलग हैं और मुद्रा अलग है, यानी दोनों ही असमान है, जिससे लोग अपने में कनेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, इनका व्यापार नहीं हो पा रहा है, ये एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, इनके अंदर जो भिन्नताएं हैं वो खत्म नहीं हो पा रही है ना। तो एक बार और हम समराइज करेंगे कि बाधा क्या है। तो आपको पता है कि जो जर्मनी है ना, जो जर्मनी है आपका, जर्मनी का अलग अलग विभाजन है, अलग अलग क्षेत्रों में जर्मनी विभाजित है।
और अलग अलग क्षेत्र में ना सिर्फ विभाजित है, यानी ना सिर्फ इनका भौगोलिक विभाजन है, बल्कि भौगोलिक विभाजन के साथ साथ इनका सांस्कृतिक और क्षेत्रीय भिन्नताएं भी हैं इनमें। इसके अलावा न सिर्फ भौगोलिक विभाजन है, जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहाँ विदेशी देशों का शासन है, यानी विदेशी हस्तक्षेप भी है, जिसके कारण भी एकीकरण नहीं हो पा रहा है। और जो अलग अलग जो यहाँ के निचले तबके के लोग हैं, उन तक राष्ट्रवाद के विचार पहुंच नहीं पा रहे हैं। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं एकीकरण होने में थोड़ा हमें कमी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हर एक क्षेत्र में तो अलग है ही, हर एक क्षेत्र के जो वस्तु है, उनके जो मूल्य हैं, वह भी असमान है, वह भी अलग है। और मुद्रा तो बिल्कुल अलग चल ही रहा है। और यह समान तब होता है जब जाल्वेराइन की स्थापना होती है। किसकी किसकी स्थापना? जाल्वेराइन की स्थापना होती है तब। तो चलिए, आई होप आपने आज समझ लिया है। आज के लिए इतना ही।